बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो टॉपिक है वो पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 के हवाले से है। एक हमारा जो एक सीरीज़ चल रहा है फिंगर टिप्स के हवाले से। ये फिंगर टिप्स सीरीज़ क्या है कि जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो मुकम्मल लॉ है उसको हम एक ही क्लास के अंदर कवर करें। और इसमें थोड़ी सी इस बार जो मैंने चेंजिंग की है कि पहले इसका तरीकाकार ये था कि मैं कोशिश करता था कि वन बोर्ड के अंदर मुकम्मल जो है वो लेक्चर हम कवर अप करें, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि जो कैमरा फोकसिंग की वजह से लोग बेहतर तरीके से देख नहीं पाते थे, लिख नहीं पाते थे। तो आज थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज ये है कि मैंने आपको आउटलाइन दे दी है इसकी मुकम्मल, और आउटलाइन के साथ इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और फिर एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम इसको वन बोर्ड पर भी ले आएंगे ताकि ईच एंड एवरी सिंगल कंसेप्ट जो है वो आप लोगों के लिए क्लियर होता चला जाए। पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 ये पंजाब के हवाले से स्पेशली जो क्योंकि एक लोकल लॉ है, पंजाब तक ही इसका जो है वो टोटल दायरा कार है। तो ये पंजाब के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो एडिशनल सेशन जज के जितने भी कैंडिडेट्स हैं या उसके अलावा मजिस्ट्रेट और सिविल जज के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी, और अगर हम LLB के हवाले से बात करें तो चारों प्रोविंसेस के अंदर ये चीज़ शामिल है। फ़र्क सिर्फ ये है कि कहीं पर जैसे कि पंजाब के अंदर ये स्टैट्यूटरी लॉ है और बाकी प्रोविंसेस के अंदर ये जो लॉ है ये कस्टमरी लॉ के तौर पर अप्लाई की जाए। बट बलूचिस्तान में भी अप्लाई होता है कस्टमरी लॉ के तौर पर, सिंध में या KPK में है तो ये कस्टमरी लॉ के तौर पर है। तो कस्टमरी लॉ में जो प्रोविजंस पंजाब के ही हैं वही केस लॉज, वही प्रोविजंस एज इट इज़ अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन पंजाब के अंदर इसका एक प्रॉपर एक्ट मौजूद है। ये प्रीएम्पशन है क्या, बेसिकली हम पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये वाकई जैसा कि इसमें कहा गया है कि कुरान और सुन्नत के हवाले से, क्योंकि आपके जो एडिशनल के पेपर या मजिस्ट्रेट के पेपर होते हैं उसमें सिंपली ये प्रीएम्पशन के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपकी राय पूछी जा सकती है इसकी वैलिडिटी के मुतल्लिक, इसके इस्लामिक और अन इस्लामिक होने के मुतल्लिक, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने के मुतल्लिक। तो आज हमने इसके तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं कि या कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस्लामिक है, अन इस्लामिक है, प्रोसीजर क्या है, दर हकीकत ये है क्या चीज़, हमने इसके तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिटेल के साथ इंशाल्लाह आज डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले इस लफ्ज़ को ही डिस्कस करते हैं। ये लफ्ज़ है क्या, प्रीएम्पशन, उर्दू में इसको क्या कहते हैं, हक़्क़े शुफ़ा। अब ये प्रीएम्पशन, ये हक़्क़े शुफ़ा क्या चीज़ है, ये हक़्क़े शुफ़ा कौन क्लेम कर सकता है, कैसे क्लेम कर सकता है। अब इसकी एक जनरल डेफिनेशन जो कि इस्लामिक लॉ के अंदर भी यही डेफिनेशन है, वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि पहले हमने इस हक़्क़े शुफ़ा को समझना है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि ये जो हक़्क़े शुफ़ा है ये आपके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है और वहाँ पर इसका स्कोप वाइडर है। अगर आप इंग्लैंड में चले जाएँ तो इंग्लैंड में जो आपका हक़्क़े शुफ़ा है वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पर है, और अगर हम बात करें इसकी पाकिस्तान के हवाले से तो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और फिर फर्दर इसको अगर हम कस्टमरी लॉ में लेकर चले जाते हैं तो ये फिर बागात और फसलात यानी कि जो इरीगेटेड हमारी लैंड्स होती हैं, एग्रीकल्चरल लैंड्स होती हैं, उस तक इसको कन्फाइन कर दिया गया है। ये है क्या, हक़्क़े शुफ़ा या राइट ऑफ प्रीएम्पशन विच द ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ये राइट किसके पास है, सिर्फ एक ऐसे शख्स के पास है जो ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए वन मस्ट बी द ओनर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब मेरी प्रॉपर्टी अगर पंजाब में है तो क्या मैं लाहौर में है तो मुल्तान में कर सकता हूँ, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। द राइट विच द ओनर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी पोजेसेस टू अक्वायर बाई परचेज। अच्छा, ये बात अगली एक और क्लियर हो गई कि हक़्क़े शुफ़ा के ज़रिए से कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का मालिक किसी जायदाद को ख़रीद सकता है। कौन सी जायदाद को ख़रीद सकता है, एन अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी और इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज कर सकता है विच हैज़ बिन सोल्ड टू एन अदर पर्सन। अब ये पॉइंट इसका समझने वाला है। यहाँ पर एक प्रेपोजिशन मैं आपको दूंगा, ऐसी ही प्रेपोजिशन आपके एग्जाम के अंदर आती है। तो क्या हुआ, इससे हमें क्या समझ आया, दर हकीकत ये कौन सा राइट है, ये एक तरजीही हक है। तरजीही हक का मतलब क्या है, एक प्रेफरिंग राइट है, राइट ऑफ प्रेफरेंस है कि जिसमें एक ज़मीन ख़रीदने की तरजीह किसी दूसरे शख्स को मिल जाती है। अब इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है,
द राइट which the owner of an immovable property possesses to acquire by purchase another immovable property which has been sold to another person। हक शुफा एक ऐसा हक कि जिसके ज़रिए से एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर शख्स किसी दूसरी ऐसी प्रॉपर्टी को परचेज करता है जो किसी और पर बेची जा चुकी है। यहाँ पर प्रेपोजिशन से मैं आज एक स्टार्ट ले लेता हूँ। प्रेपोजिशन ये है कि ये एक लैंड है ए, ये लैंड क्या हुआ कि ये एक्स है और इसके ऊपर वो आगे चल के हम क्लियर भी करेंगे। वाई के पास राइट ऑफ प्रीएम्पशन मौजूद है। कौन होगा वो आगे चल के बता दो, सिर्फ छोटी सी बात बतानी है। मैं इस पॉइंट को क्लियर करना चाह रहा हूँ, हैज़ बीन सोल्ड को। तो एक्स अपनी ये जो प्रॉपर्टी ए है ये बेचना चाहता है और इसको ख़रीदने का हक वाई के पास है। एक्स जाता है वाई के पास, यार मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है भाई, तुमने ख़रीदनी है। यहाँ पर मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी की भी एक एग्जांपल दूंगा जो पिछले दिनों मैंने परचेज़ की और वहाँ पर यही सेम मसला हक़ शुफ़ा का आया। अब उस हक़ शुफ़ा से मैं कैसे बचा, मैंने क्या लफ्ज़ यूज़ किए और किस तरह करके वो जो प्रॉपर्टी उसको मैंने सेव किया, प्रोक्योर किया, तो वो सारी बातें यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ कि एक्स ने वाई से पूछा कि भाई तुमने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है। वाई कहता नहीं, मैंने प्रॉपर्टी नहीं ख़रीदनी। वाई का हक़ शुफ़ा बनता था, इसलिए एक्स ने अपनी जान छुड़वाने के लिए वाई से पूछा, ओ भाई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है। वो कहता नहीं यार मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता जनाब, मैं ख़रीद नहीं सकता। तो इसने क्या किया, इसने ये प्रॉपर्टी जेड को बेच दी। क्या करके बेची, वाई से पूछ कर बेची और वाई ने प्रॉपर्टी को ख़रीदने से इनकार किया। जब इसके इनकार के बाद अपनी प्रॉपर्टी एक्स ने जेड को बेच दी, क्या अब वाई वापस राइट ऑफ प्रीएम्पशन अपना एक्सरसाइज कर सकता है या नहीं? ये एक प्रपोजिशन है। क्या प्रपोजिशन है कि एक शख्स जो अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स से जिसके पास राइट ऑफ प्रीएम्पशन मौजूद है उससे बेचता है और वो शख्स इनकार कर देता है, तो ये शख्स अपनी प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को बेच देता है और जब ये प्रॉपर्टी बेचता है तो वो प्रीएम्प्टर आ जाता है कि जनाब ये तो मेरा हक है। आप क्या कहते हैं, ये पर हम स्टॉप कर देते हैं। आप सब लोग सोच लें कि क्या वाकई यहाँ पर अब भाई मैंने तो पूछ लिया, चलो फ़र्ज़ करते हैं मैं हूँ एक्स, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैं पूछता हूँ उबैद साहब आपने ये प्रॉपर्टी ख़रीदनी है? वो कहते हैं नहीं जी मैंने नहीं ख़रीदनी। इनका राइट ऑफ प्रीएम्पशन बनता था और मैंने कहा ठीक है जी वज़ीर साहब आप ये प्रॉपर्टी ख़रीद लें। मैंने प्रॉपर्टी बेच दी। जब मैंने वज़ीर साहब पर प्रॉपर्टी बेच दी, रजिस्टर हो गया, सब कुछ मुकम्मल हो गया, तो उबैद साहब आ गए, जनाब ये प्रॉपर्टी तो मैंने ख़रीदनी है, मैं अपने हक़ शुफ़ा इस्तेमाल करता हूँ। तो क्या अभी हक़ शुफ़ा इस्तेमाल कर सकता है? मैंने सबसे पहले यही कहना है कि जनाब मैंने तो इससे पूछा था लेकिन इसने इनकार किया, तो क्या ये हक़ शुफ़ा इस्तेमाल कर सकता है या नहीं? तो इसका जवाब इस डेफिनेशन के अंदर मौजूद है कि ओनर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी possesses to acquire by purchase another immovable property which has been sold। क्या हो गया, काम मुकम्मल हो चुका है, ज़मीन बेची जा चुकी है। तो ये राइट ऑफ प्रीएम्पशन आता ही तब है जब ज़मीन किसी पर बिक गई। मैं 1000 बार किसी से पहले पूछ लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बंदा इस पॉइंट के ऊपर हक़ शुफ़ा नहीं लगा सकता कि जी ये किसी और को प्रॉपर्टी बेच रहा है तो मुझे बेच दे। यही केस है ना हमारा जो भी नहीं आया, उसमें वो क्या चाह रहा लड़का, वो यही चाह रहा कि जनाब वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो मेरा हक़ शुफ़ा बनता तो वो किस पर बेच दे, मुझ पर बेच दे। तो बेशक इसका हक़ है लेकिन ये हक़ कब तक नहीं, इसके ऊपर मुकदमा नहीं लग सकता प्रीएम्पशन का, तब तक नहीं लगेगा कि जब तक वो ज़मीन किसी और पर बिक नहीं जाती। ये राइट अराइज ही तब होता है व्हेन द लैंड हैज़ बीन सोल्ड, जब ये ज़मीन किसी और पर बेची जा चुकी हो। तो हक़ शुफ़ा क्या है, एक ऐसी ज़मीन को ख़रीदने का हक़ जो किसी और पर बेची जा चुकी है। आप उसको ख़रीदने का तरजीही हक़ अगर रखते थे तो आप हक़ शुफ़ा उसका क्लेम कर सकते हैं। ये क्यों है, इसके ऊपर इस्लामिक होने का ठप्पा लगा हुआ है। वैसे मैं इसको इस्लामिक नहीं मानता। ये क्यों है हक़ शुफ़ा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे विज़डम क्या है? हाँ, कहीं जगह पर इसका विज़डम मिलता है। विज़डम क्या है इसका कि ये ए भाई है, बी भी भाई है और सी क्या है, इसकी बहन है।
अब ये एक ही घर में रहते हैं, इनका एक ही प्रॉपर्टी है। हम कोयटा वाले लोग फुट में चलते हैं तो फुटों को चलो मैं निकाल देता हूँ। ये जनाब हम कहते हैं कि ये 3 एकड़ है। 1 एकड़ किसकी है? ए की। 1 एकड़ किसकी है? बी की। और आधा एकड़ किसकी है? बहन की है। ठीक हो गया जनाब। अब अगर ये ए अपनी प्रॉपर्टी किसी और शख्स को बेच दे तो क्या होगा? कोई गैर शख्स अगर इस घर में आएगा तो क्या ये पाकीज़गी बाकी रह पाएगी? कभी भी नहीं रह पाएगी। तो इस वजह से, अच्छा इसके पीछे मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बता देता हूँ। दर हकीकत इसकी करंट इस दौर में जो एप्लीकेशन है और इसको जो इस्लामिक बनाकर इम्पोज किया गया है वो भी गलत है। इसका आप अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें कि ये इस्लामिक था ज़रूर, ये इस्लाम में क्यों आया, अगर हम उस पॉइंट को आज उठा लें और उसके बाद एक हदीस के ऊपर, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, स्पेशली जो लोग आप इसके एडिशनल सेशन जज, हम इसको सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। ये सारी जो किताबी बातें वो करूँगा, थोड़ी बहुत स्कॉलरी बातें भी हो जानी चाहिए ताकि आपको पता चले मैं स्कॉलर हूँ, पढ़ लिख के आया हूँ, एम नहीं आया हुआ। 10 मिनट में इनको एडमिट कर लूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी साथ चल रही होती है, तो ऑनलाइन क्लास में वो बाजू का कोई बंदा मिस होता है तो फिर वो दोबारा एडमिट नहीं हो सकता। अच्छा जनाब, तो अब क्या हो गया, अभी हम कोयटा की मिसाल ले लेते हैं। आप कोयटा की मिसाल लें और अगर क्या हो, ये बिरादरी कौन सी आपको पता है ना? हज़ारा। हज़ारा के दरमियान अगर आप किसी सिपा सहाबा का बंदा वहाँ पर बिठा दे तो क्या होगा उबैद साहब? होंगे ख़राब या नहीं होंगे? सुरयाब मिल के अंदर किसी पठान को घर दे दे क्या होगा? पश्तूनाबाद में किसी बलोच को घर दे दे क्या होगा? मसले मसाइल आएंगे ना। दर हकीकत अब इस वक्त अगर हम इसका विजडम देखें तो वो ये है, लेकिन अगर इसका विजडम हम उस वक्त का देख लें कि जब क्या था, कि जब ये इस्लाम में इसका इंडक्शन होता है इस चीज़ का, तो उस वक्त इसका विजडम क्या था? असल में विजडम कुछ इस तरीके से था कि आप सब लोगों को पता है कि हिजरत मदीना होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? मक्का से मदीना आ गए। जब मक्का से मदीना आप आए, और उससे पहले भी अब जो यहूदी थे उनको ये चीज़ पता थी कि एक नबी आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो आखिरी नबी होगा, क्योंकि वो अपनी किताबों में ये चीज़ क्या करके आ रहे थे? पढ़ के आ रहे थे। और उनको ये भी पता था कि ये किस इलाके में आएगा, और जब उस इलाके में आएगा तो फिर सारा सिलसिला क्या होगा, वो सब कुछ उनकी किताबों में ये चीज़ें मालूम थी, वो जानते थे। अच्छा यहाँ पर एक और भी सवाल उठता है, अगर वो ये जानते थे तो फिर वो क्यों मुसलमान नहीं हो गए? ये वही ज़िद है जो आज हमारे अंदर है। आज मैं अगर मुझे कोई और किसी स्कूल ऑफ थाट में कोई सही बात भी मिल जाती है ना, मैं नहीं मानता। अगर तलाक का मेरा कंसेप्ट गलत हो तो गलत रहने दो, सही हो गया तो मैं तो सुन्नी शिया हो जाऊँगा। तो यही वो बात उनको मुसलमान होने से रोकती थी। तो कंसेप्ट क्या हुआ कि जब उनको पता चला तो उन लोगों ने, यहूदियों ने वहाँ पर ज़मीन ख़रीदनी स्टार्ट कर दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो गया, उन्होंने कहा, अब उनको पता चल गया, निशानियाँ पूरी हो गई कि जी ज़हूर हो गया, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस एरिए में ज़मीनें ख़रीदनी शुरू कर दी। और जब आपने ख़ासतौर पर नबूवत का ऐलान कर दिया तो ज़मीनें ख़रीदनी शुरू कर दी कि यार ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें ख़रीद लो, हम मुसलमानों को यहाँ से क्या करेंगे, धकेल देंगे। तो वहाँ पर आया प्रीएम्पशन का राइट कि जी जो ज़मीनें पहले से इन लोगों के पास हैं, यही लोग आपस में वो ज़मीनें क्या करेंगे, ख़रीदेंगे, ताकि ये ज़मीनें किसके पास ना चली जाएँ? यहूद के पास ना चली जाएँ। ये वो हक़ शुफ़ा की वजह थी। आज हम यहूद तो नहीं है, आज हम तो मुसलमान हैं, और मुसलमान तो एक जिस्म की मानद है। अगर उस विज़डम को मैं उठा लूँ और उस टच स्टोन की बुनियाद पर मैं यहाँ पर इसको लेकर आ जाऊँ, तो वो मुसलमानों को कमज़ोर करने की एक ज़रूरत थी, राइट ऑफ प्रीएम्पशन। और अगर आज मैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन को इस दौर में लेकर आता हूँ तो ये मुसलमान को तकसीम करने के लिए हो जाएगा। मुसलमान तो तकसीम हो गया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान तो भाई भाई है। तो जब भाई भाई है तो प्रीएम्पशन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? तो जिस सेंस में इसको आज अप्लाई किया जाता है ये गलत। और आजकल इसको किस तरह किया जाता है? इस तरह किया जाता है कि एक इलाका है, ये जनाब मलिक साहब बैठे हैं, यहाँ पे नवाब साहब बैठे हैं, सरदार साहब बैठे हैं, और उसकी कितनी ज़मीन है? 25 एकड़। पंजाब में 25 एकड़ बहुत होती है, इधर तो हर बंदे के पास 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार एकड़ है।
अब उसके साथ एक छोटी सी ज़मीन है 2 एकड़, और मुझ जैसा गरीब बंदा गया, उसने जाकर ये 2 एकड़ क्या कर ली, ख़रीद ली। तो फ़ौरन मलिक साहब ने कहा ओ जी मेरा हक़ शुफ़ा बनता है, मेरी ज़मीन क्या है, ज़्यादा। तो इस वक्त अगर हक़ शुफ़ा का कहीं पर एप्लीकेशन हो रहा है तो ये इस बेचारे बंदे का क्या खाने के लिए हो रहा है, हक खाने के लिए हो रहा है, गरीब को दबाने के लिए हो रहा है। तो इस पॉइंट पर अगर देखा जाए, वैसे मैंने इसके ऊपर अभी फेडरल शरीयत कोर्ट में मैंने एक केस लगाने का सोचा हुआ है कि ये जो करंट इसका जो एप्लीकेशन है ये गलत है, अन इस्लामिक है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। अगर मैं इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल की बात करता हूँ तो क्यों करूँगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की बात, मैं इसको आर्टिकल 10-11 आपको 10-11 नहीं है, इसका आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कि नोट आउट किया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, वो खैर आगे चल के आ जाएगा। ये आर्टिकल 22, 23, 24 वहाँ पर जाकर हमारे 23-24 है आर्टिकल 23, 24 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है कि हर शख्स जो पाकिस्तान का सिटीज़न है वो ज़मीन को ख़रीदने के लिए, ज़मीन को बेचने के लिए, ज़मीन को इस्तेमाल करने के लिए आज़ाद है। और हमने प्रीएम्पशन में उसको क्या कर दिया, कैद कर दिया। अगर इस प्रीएम्पशन को मैं यहाँ पर लेकर गया कि जनाब ये भाई है और ये क्या है, बहन, और मैंने बहन के हक़ को सेव करना है ताकि इधर कोई गैर इस घर में ना आ जाए, तो ये रीज़नेबल है। और अगर मैंने प्रीएम्पशन को इस्तेमाल किया कि इस गरीब को मैंने यहाँ पर ज़मीन नहीं ख़रीदने देनी, तो ये क्या है, ये इसका गलत एप्लीकेशन है। तो इन चीज़ों को रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत मौजूद है। ये नहीं कि बस लॉ में सब कुछ डाल दो और जो चलता है जैसे चलता जाए। तो अगर लॉज चेंज नहीं होते तो कोर्ट्स में इंटरप्रेट कराना एज बीइंग लॉयर, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों पर केस ला लेकर आएँ कि भाई ये जो किसी इस हक़ के ज़रिए से किसी गरीब से हक़ छीना जाता है ये गलत है। हाँ, अगर सेंसिटी या प्राइवेसी आप किसी भी इलाके की अगर उसमें लाना चाहते हैं तो फिर ये चीज़ ठीक है, अदरवाइज़ ये चीज़ ठीक नहीं है। ये तो इसके कुछ सही और गलत होने के मुतल्लिक़ बात होगी। अब हम इसको चलते हैं जो इसका एक सिंपल जो आपके डिफरेंट जो हैं इसके सेक्शंस पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट के। तो जहाँ तक बात है इसका सेक्शन 1, तो वो तो इसका क्या बताता है, एक्सटेंट बताता है कि सिर्फ पंजाब की हद तक है, एक लोकल लॉ है। और उसके बाद इसका सेक्शन जो हमारा 2, 3 और 4 है, तो डेफिनेटली 2 क्या है, डेफिनेशन क्लास है। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है जो कि एक बार क्वेश्चन में भी आ चुका है। सेक्शन 2 इसका डेफिनेशन क्लास के मुतल्लिक है। अब सेक्शन 2 क्या कहता है, सेक्शन 2 पहली तो बात ये कहता है कि जनाब ये जो राइट है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी कर देता है। अच्छा, यहाँ पर एक हमने लफ्ज़ पढ़ा था, अब उस लफ्ज़ को फिर मैं आगे लेकर चलता हूँ। व्हेन द लैंड, व्हेन द प्रॉपर्टी हैज़ बिन सोल्ड, ये बात यहाँ पर भी क्लियर करें पहले इस लफ्ज़ को, सेक्शन 2 को। सोल्ड दर हकीकत क्या है, सेल। ये जो आपका राइट है ये सिर्फ उस वक्त एक्सरसाइज होता है व्हेन द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू सेल ओनली। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, उसमें मोड्स पढ़े, कौन कौन से मोड्स पढ़े हमने मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा कि जिसके अंदर हमने देखा कि आपका एक मोड एक्सचेंज था, एक मोड आपका क्या था, लीज था, एक मोड आपका क्या था, मॉर्गेज था, उसके बाद आपका एक मोड क्या था इसमें, गिफ्ट था। गिफ्ट में क्या था, गिफ्ट में हमने प्रॉपर्टी बेची थी, कैसे दी थी, बेचनी थी विदाउट। अच्छा, यहाँ पर अभी एक चीज़ जो थोड़ी देर पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से, वो आप लोगों ने इसके लिए सुन लेना। जो गिफ्ट का कंसेप्ट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का वो अलग है, और जो गिफ्ट का कंसेप्ट किसके अंदर है, जो गिफ्ट का कंसेप्ट है मुस्लिम पर्सनल लॉ का वो अलग है। मुस्लिम पर्सनल लॉ का गिफ्ट का कंसेप्ट अलग है और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का गिफ्ट का कंसेप्ट अलग है। जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का गिफ्ट का कंसेप्ट है वो कहता है कि टोटली विदाउट कंसिडरेशन, कोई मुआवजा नहीं, कोई बिल इवज नहीं, कोई बदला नहीं। तो अगर कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी किसी को हिब्बा कर देता है तो हिब्बा सेल की डेफिनेशन में नहीं आता, तो हिब्बा करने पर आपका राइट ऑफ प्रीएम्पशन एक्सरसाइज नहीं हो सकता, पहली बात। अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करता है तो भी ये राइट एक्सरसाइज नहीं हो सकता। लेकिन जब हमने वो इस्लामिक लॉ में जाके हिब्बा को पढ़ा तो हिब्बा की कितनी काइंड्स पढ़ी, 3। एक था सिंपल हिब्बा, वो सिंपल हिब्बा जो इस्लामिक में था, जिसको हमने कहा कि जनाब ये हमारा सिंपल हिब्बा है या प्योर हिब्बा जिसको हमने कहा था, वो ये गिफ्ट का कंसेप्ट है। इस हिब्बा के ऊपर जो सिंपल हिब्बा है
इसके ऊपर राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं लगेगा। लेकिन डेफिनेशन क्लास क्या कहती है कि अगर आपका हिब्बा क्या था, हिब्बा की दो अगली किस्में हमने पढ़ी, एक था हिब्बा बिल इवज और एक था हिब्बा बशर्तुल इवज। अब हिब्बा बिल इवज और हिब्बा बशर्तुल इवज का कंसेप्ट मैंने वहां पर क्लियर किया कि अगर हिब्बा बिल इवज है तो ये तो भाई सेल है, और हिब्बा बशर्तुल इवज भी क्या है, ये कंडीशनल सेल है। तो अगर कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी को हिब्बा करे, लेकिन किस तरीके से, हिब्बा बिल इवज के जरिए से या हिब्बा बशर्तुल इवज के जरिए से, तो इट आल्सो कम्स इन द एम्बिट ऑफ द सेल। मतलब अब हमने एक चीज़ क्लियर कर ली कि आपका राइट, ये भी एक प्रपोजिशन बन सकती है, क्या हिब्बा के ऊपर राइट ऑफ प्रीएम्पशन होता है? ठक नो। ओ भाई नो नहीं, हिब्बा की किस्में पहले डिफाइन करें। हिब्बा की किस्में हैं 3। अगर सिंपल हिब्बा है तो कोई राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं है। हिब्बा बिल इवज हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, इक्वल टू सेल। हिब्बा बशर्तुल इवज कंडीशनल सेल, तो ये सेल है बेसिकली। तो जब कोई सेल होगी आपकी प्रॉपर्टी, क्या होगा कि जब आपकी प्रॉपर्टी सेल हो रही नहीं, हो चुकी होगी, या वो हिब्बा बिल इवज हुई है या हिब्बा बशर्तुल इवज हुई है, तो इस सूरत के अंदर क्या होगा, इस सूरत के अंदर आपका राइट ऑफ प्रीएम्पशन अराइज होगा। अदरवाइज राइट ऑफ प्रीएम्पशन अराइज नहीं होगा आपका। ये हमें बात कहाँ से पता चली? ये हमें बात पता चली डेफिनेशन क्लास से, जो उसमें सबसे मेन चीज़ यही है। और उसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी की क्या दी गई, वहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 कहता है कि जी जहाँ पर आपको कोई मसला आ गया तो आप चले जाएंगे कुरान पर और चले जाएंगे सुन्ना पर। लेकिन अगर हम कभी गलती से सुन्ना पर चले जाएं और इस सुन्ना को दुरुस्त तरीके से पढ़ लें और हम इस प्रीएम्पशन के राइट का विजडम देख लें, तो ये अन इस्लामिक भी हो जाएगा। और आर्टिकल 23-24 को पढ़ लें तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हो जाएगा। तो इसको बैकग्राउंड में ले जाएंगे तो अन इस्लामिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल का ठप्पा लगा हुआ है। लेकिन इस वक्त ना तो ये इस्लामिक है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका मकसद सिर्फ क्या है कि एक रिच अमीर नवाब सरदार को एम्पावर करना कि वो किसी गरीब की जायदाद छीन ले इस हक के ज़रिए से और अपनी इजारादारी को कायम रखे। सेक्शन 4 कहता है कि जनाब इसका ओवर राइडिंग अफेक्ट है। व्हाट इज़ मेंट बाय ओवर राइडिंग अफेक्ट? ओवर राइडिंग अफेक्ट का ये मतलब होता है कि अगर इससे पहले कोई किसी किस्म का इसके मुतल्लिक कानून है वो ख़त्म, ये सब के ऊपर क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा। इतना हावी हुआ कि इसने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो फंडामेंटल राइट्स की थी उसके भी ऊपर आके बैठ गया। और इसने क्या कहा जी, पब्लिक इंटरेस्ट, और उस बात के अंदर पब्लिक पीस और उन तमाम चीज़ों को लाकर इस्लामिक का ठप्पा लगाकर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन को भी क्या कर दिया, साइड पे कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं फर्दर। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये किस जगह पर अप्लाई होगा। सिंपल सेक्शन जो हम वो 5 के बारे में पढ़ते हैं कि सेक्शन 5 क्या कहता है। सेक्शन 5 हमें बताता है किस प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई होता है। तो उसने क्लियर कट कहा कि जनाब ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर होगा, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे और पंजाब की बात करेंगे तो आपका जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है कैन ओनली बी एक्सरसाइज फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन मैंने आपको वेस्टर्न वर्ल्ड में बता दिया, डिबेंचर्स, शेयर्स, वहाँ पर राइट ऑफ प्रीएम्पशन एक्सरसाइज किया जाता है कि जब एक कंपनी का कोई एक शेयर होल्डर अपना शेयर बेचता है तो दूसरे शेयर होल्डर के पास उसको खरीदने का ज़्यादा इख्तियार होता है, इससे पहले कि वो किसी थर्ड पर्सन के ऊपर बेच दिया जाए। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर किस प्रॉपर्टी पर होता है, सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ये राइट इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ये राइट इस्तेमाल नहीं किया जाता। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको और बता दूँ, इस 5 को क्लियर करने के लिए साथ में आपको सेक्शन 11 भी पढ़ाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था कि सर वो लीगल इंग्लिश वाला थोड़ा सा हम कुछ अर्सा क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर लेते हैं। लेकिन जो आज मैंने लीगल इंग्लिश में एक लफ्ज़ पढ़ाया था, अपर्टिनेंसेस। अपर्टिनेंसेस क्या चीज़ होती हैं? अपर्टिनेंसेस कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं, उनको अपर्टिनेंसेस कहते हैं। अब क्या है कि ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये इसके ऊपर एक फार्म हाउस है या कोई घर है, और ये इसके ऊपर क्या है, मुख्तलिफ, चलो छोटे छोटे बना देते हैं जनाब। ये तो ये इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर दरख्त है, ट्रीज़ हैं। तो ये जो ट्रीज़ हैं या ये जो इसके ऊपर बिल्डिंग है,
ये बिल्डिंग या ट्रीज क्या कहलाते हैं? अपर्टिनेंसेस कहलाते हैं। अब सेक्शन 5 और 11 मिलकर हमें क्या बताता है? 5 बताता है कि ये राइट सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर एक्सरसाइज हो सकता है। 11 बताता है कि अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई बिल्डिंग और ट्री मौजूद है और सिर्फ अगर बिल्डिंग और ट्री बेचा जाए, सिर्फ क्या बेचा जाए? बिल्डिंग और ट्री बेचा जाए, तो कोई राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं होगा। हाँ, जब आप ये पूरी ज़मीन बेचेंगे तो फिर अपर्टिनेंसेस के ऊपर राइट हो सकता है एक्सरसाइज, अदरवाइज नहीं। मतलब जब ये पूरी लैंड बिकी तो फिर ये अपर्टिनेंसेस, ये बिल्डिंग और ट्रीज, इसके ऊपर भी ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रीएम्पशन हो जाएंगे। अब ये पूछा जा सकता है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द अपर्टिनेंसेस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द प्रीएम्पशन। तो बंदा सोचने में पड़ जाएगा यार अपर्टिनेंसेस क्या होता है, ये कब होगा कब नहीं होगा। तो ये सेक्शन 11 प्रीएम्पशन एक्ट हमें बताता है कि जो ज़मीन के ऊपर दरख्त या ट्रीज़ वगैरह होते हैं ये अपर्टिनेंसेस कहलाते हैं। और अगर ये अपर्टिनेंसेस जो है आपके, अगर उस किसी ज़मीन के ऊपर क्या है मौजूद है, तो खाली दरख्त या बिल्डिंग बेची जा रही है तो कोई राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं होगा। जब ये पूरी ज़मीन बेची जाएगी तो फिर राइट ऑफ प्रीएम्पशन होगा, अदरवाइज राइट ऑफ प्रीएम्पशन एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। ये है जनाब प्रॉपर्टी। तो कौन सी है? immovable property. If the immovable property also includes the building and the trees like the appurtenances, in such case the right of preemption can be exercised on the immovable property as well as the appurtenances available on that property. आगे चलते हैं जनाब, ये हमें प्रॉपर्टी का। अब इसमें जो आगे मेन चीज़ जो आपको ये चीज़ समझाएगी और क्लियर करेगी वो हमारा पॉइंट आ रहा है, दैट हु कैन क्लेम द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। इसको आपने गौर से सुनना है कि प्रीएम्पशन का राइट क्लेम कौन कर सकता है। सेक्शन 6 हमें बताता है जनाब, क्या बताता है? हु कैन क्लेम राइट ऑफ प्रीएम्पशन। ये एक घर है, ये एक क्या है? घर है, जमीन है, जायदाद है। ये ए, बी और सी ये सारे इसके क्या हैं? ये इसके मुश्तरका मालिक हैं, यानी कि इसके क्या है? सारे शरीक हैं। शरीक कौन होता है? ज्वाइंट ओनर होते हैं जनाब। ए, बी, सी इस ज़मीन के ज्वाइंट ओनर हैं। ये इधर गली है, इस गली के इधर भी ये एक घर है, एक घर, कोई घर नंबर 1, इधर घर नंबर 2 और इधर घर नंबर 3 है। यहां पर एक और शख्स की ज़मीन है और इसके पास है घर नंबर 4। इसका दरवाज़ा यहां पर मौजूद है, ये इसका दरवाज़ा है। ये क्या है? ये गली है जनाब। उसके बाद ये प्रॉपर्टी क्या हो गई? अटैच। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं प्रॉपर्टी को। ये प्रॉपर्टी आपस में क्या हो गई? अटैच। एक और बंदा है जिसका घर यहां पर है, घर नंबर 5। एक और बंदा है, उसकी प्रॉपर्टी यहां पर है, घर नंबर 6। उसके बाद क्या है? एक और शख्स है जिसको हम कहां पे ठहरा दें? जिसको हम फॉर एग्जांपल ठहरा देते हैं जनाब यहां पर। इधर किसी का घर है 7 नंबर का। अब यहां से आपको ये सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब है क्या? हु कैन क्लेम द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। सबसे पहली बात, ये ए, बी, सी मुश्तरका मालिक, बहन भाई नहीं, मुश्तरका मालिक, बहन भाई की बात नहीं। मैं हूं, मेरे भाई की ज़मीन लाहौर के अंदर है, वो मेरा सगा भाई है। मैं इस बात पर, इस बुनियाद पर कि जी मैं भाई हूं तो भाई की ज़मीन ख़रीदने का हक़ मेरा है, ये भाई की ज़मीन ख़रीदने का हक़ नहीं है। ये हक़ है मुश्तरका ओनर के लिए। अगर वो मुश्तरका ओनर मेरा भाई नहीं है, कोई गैर भी है, तो उसका हक़ पहला होता है। तो ए, बी, सी जॉइंट ओनर है और ये जिसकी ज़मीन क्या है? साथ अटैच्ड। ये ज़मीन क्या है? साथ अटैच। और ये भी ज़मीन क्या है? साथ अटैच। जिनकी ज़मीन मेरे साथ अटैच है ये कौन है? ये कहलाते हैं शाफे जार। ये सारे के सारे क्या है? शाफे जार। जिनका ज़मीन मेरे साथ जॉइंट था ये सारे लोग कौन है? शाफे शरीक। तो ये भी कौन हुआ? शाफे जार।
ये भी अटैच है, ये भी कौन हुआ, शाफे जार। अब जो गली का रास्ता इस्तेमाल करते हैं, कोई हवा, रोशनी, अगर हम शरीयत में आगे उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर लें, या कोई इरिगेशन का वे, पैसेज, कोर्स ऑफ वाटर अगर कोई इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पर जो पानी शानी है वो कोई इस रास्ते के ज़रिए से कहीं से आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये लोग कौन है, ये शाफे खलीत है। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करें कि 3 किस्म के लोग हक़ शुफा एक्सरसाइज कर सकते हैं, शाफे शरीक, शाफे जार, शाफे खलीत। इसी सेम सेक्शन 6 को जब हम मिलाकर किसके साथ पढ़ेंगे, 7 के साथ। ये सेक्शन 6 की बात की। सेक्शन 7 बताता है प्रायोरिटी किसकी है। तो पहले नंबर पे ज़हन पे रखें, अगर ये ABC में से कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी को बेचता है तो पहला हक शाफे शरीक का है। मतलब A की प्रॉपर्टी को ख़रीदने का पहला हक B का है या किसका है, या C का है। तो पहला हक शाफे शरीक। अब एक सूरत तो ये है कि B और C ख़रीदना नहीं चाहते, दूसरी सूरत ये है कि ये पूरी प्रॉपर्टी है ही किसकी, A की, कोई शरीक है ही नहीं। जब शरीक नहीं है तो डेफिनेटली आपका शाफे शरीक का हक तो ख़त्म हो गया। और अगर शरीक है तो पहला हक किसका है, शरीक का। अगर शरीक है नहीं या ख़रीदना नहीं चाहता तो दूसरा हक है शाफे जार का। और ये जार मैंने क्या निशान लगाया, ये जार कौन है, ये है एडजेसेंट लैंड ओनर, जिसकी ज़मीन मुल्हिका है, साथ टच। एक बात जहन में रख लें, ये गली आ गई दरमियान में, गली के मतलब ये मेरा घर है, इसके जो सामने दरवाज़ा है ना वो मेरा जार नहीं है, दरमियान में गली आ गई। गली के उधर वाला शाफे खलीत हो सकता है, शाफे जार नहीं हो सकता, क्योंकि वो गली के किस तरफ है, गली के उस तरफ है, तो वो खलीत है, जार नहीं है। जार कौन है, जो साथ अटैच, जो साथ अटैच, साथ अटैच है, जो अटैच है वो जार। और वो शख्स जो मेरे यहाँ से क्या है कि कोई पानी का हक, रास्ते का हक, या कोई ऐसा हक इस्तेमाल करता है, फॉर एग्जांपल इसको मैं ये कर देता हूँ, ऐसा कोई प्रॉपर्टीज़ को इधर कर देते हैं जनाब, ये यहाँ पे कर देते हैं। अब ये बंदा क्या करता है, यहाँ से इसका दरवाज़ा यहाँ पर लगा देते हैं, ये बंदा यहाँ से क्या कर रहा है, गली से अपना इस्तेमाल कर रहा है, रास्ता इस्तेमाल कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये खलीत हो गया, साथ टच नहीं है। तो कितने किस्म के लोग हक़ शुफा इस्तेमाल कर सकते हैं, शाफे शरीक, जार और खलीत। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, सबसे पहली प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसका प्रायोरिटी का राइट है। प्रायोरिटी का राइट किसका है, शाफे शरीक का। अगर शरीक नहीं लेना चाहता तो फिर जार और खलीत में देखा जाएगा कि हक किसका ज़्यादा बनता है, और ज़्यादातर जार को पहले प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि वो क्या है, उसके साथ एडजेसेंट है। और तीसरे नंबर पे खलीत को क्यों दी जाती है कि यार अगर इसने मुझे रास्ता ना दिया तो नया बंदा हो सकता है मुझे रास्ता ना दे, मेरा वो रास्ता बंद कर दे। तो ये हो गया जनाब, हु कैन क्लेम द राइट ऑफ द प्रीएम्पशन। द राइट ऑफ द प्रीएम्पशन कैन बी क्लेम्ड बाय 3 पर्सन्स, नेमली शाफे शरीक, वो को ओनर होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ गई, हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। किस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं जनाब, सेक्शन 8 और 9 को डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 8 ये कहता है कि ये जो ज़मीन है ये XYZ की है, ये ज़मीन बिक रही है और ये XYZ की है। तो XYZ में से अब ये तो मुश्तरका है, ये भी मुश्तरका है और ये भी क्या है, मुश्तरका है। या चलो ये मुश्तरका नहीं है, ये A की है, ये बिक रही है, और ये ज़मीन क्या है, मुश्तरका है। अब ये लोग उसको ख़रीदना चाहते हैं, तो कौन ख़रीद सकता है, ये सब मिलकर भी ख़रीद सकते हैं, और अगर एक बंदा ख़रीदना चाहे तो भी वो ख़रीद सकता है। ये कहता है सेक्शन 8 कि अगर वो आपकी ज़मीन क्या है कि उसके ज़्यादा ओनर है तो जॉइंटली मिलकर XYZ ये ज़मीन ख़रीद सकते हैं या सवेयरली अलग अलग ख़रीद सकते हैं। अब यहाँ पर अगली बात क्या आ गई जनाब, जी तो जनाब आपको मैं क्या बता रहा था, सेक्शन 8 का मैंने क्या बताया कि सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर किसी एक ज़मीन के जो हकदार हैं वो अगर एक से, यानी कि इसके जो जहाँ पर आपका राइट ऑफ प्रीएम्पशन एक्सरसाइज हो सकता है, तो अगर वो 2-3 लोग हैं तो अकेले भी और मिलकर भी ये ज़मीन को क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अब सेक्शन 9 की मैं आपको बात बताता हूँ। सेक्शन 9 ये कहता है कि ये ज़मीन है A, B और C की मलकियत। अगर हम बात करें B और C का,
तो दोनों का राइट बराबर है या नहीं है? इनका राइट बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है? शाफे शरीक है। अब बी भी कहता है मैंने ज़मीन खरीदनी, और सी भी कहता है कि मैंने ज़मीन खरीदनी है, और दोनों का राइट क्या है? बराबर। अब किसको ज़मीन मिलेगी? अब इन दोनों को इसका आधा आधा हिस्सा मिलेगा। मतलब अगर क्या था, ये 4 कनाल ज़मीन है जो ए बेच रहा है, और ये टोटल ज़मीन कितनी है? 4 और 4 12 कनाल टोटल ज़मीन है। 4 ए के पास, 4 बी के पास, और 4 किसके पास है? सी के पास। ए अपनी 4 कनाल बेच रहा है, बी और सी दोनों खरीदना चाहते हैं। तो इस 4 में से क्या होगा? 2 कनाल मिल जाएगा बी को, और 2 कनाल किसको मिल जाएगा? सी को। लेकिन यहां पर एक और चीज़ ध्यान में रख लें कि सी है बहन और बी क्या है? ये भाई है। अब पुरानी जो ज़मीन है उसमें 4 कनाल ए के पास, 4 कनाल बी के पास, और बहन के पास कितना है? 2 कनाल। अब ये दोनों ख़रीदना चाहते हैं, तो एक छोटा सा फार्मूला जहन में रख लें, जितना हक पुरानी ज़मीन में है उसी प्रोपोर्शन से ये हक इनको मिलेगा। मतलब इस 4 कनाल के 2 हिस्से किसको मिलेंगे? भाई को, और एक ये मिलेगा नहीं, खरीदेंगे। 2 हिस्से खरीदेगा भाई और 1 हिस्सा खरीदेगा बहन। अगर इसी तरीके से 2 शाफे जार हैं, वो ख़रीदना चाहते हैं, तो दोनों पर बराबर तकसीम। और अगर शाफे खलीत होता कौन है? कोई ऐसा शख्स जो राइट ऑफ पैसेज, यानी कि या तो वो रास्ता इस्तेमाल करे, जैसे ये क्या कर रहा है, यहाँ से गली से क्या इस्तेमाल कर रहा है? रास्ता। तो रास्ता जो इस्तेमाल करेगा वो कौन होगा? वो खलीत होगा। अच्छा, यहाँ से ये क्या आ रहा था? ये राइट ऑफ, हमने क्या कहा था, जो है पैसेज ऑफ वाटर, यानी कि पानी है। तो जो जहाँ से पानी, वो कहते हैं मेरा पानी ना बंद हो जाए, मेरा रास्ता ना बंद हो जाए, तो शाफे खलीत कौन होता है? जो पानी का हक या कोई रास्ते का हक इस्तेमाल करता है, वो क्या कहलाता है? वो शाफे खलीत कहलाता है। तो सेक्शन 9 ने हमें क्या बता दिया कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग ये राइट क्लेम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, और उस सूरत में वो प्रॉपर्टी उनके प्रीवियस हिस्से के मुताबिक उन सबको दे दी जाएगी। ये हो गया 9। उसके बाद आ जाते हैं जनाब सेक्शन 10 और फर्दर उससे आगे, ये इसी के हवाले से, हु कैन क्लेम के हवाले से। तो हु कैन क्लेम के हवाले से जनाब विथड्रॉल ऑफ द क्लेम, सेक्शन 10 विथड्रॉ। अच्छा, विथड्रॉ की बात ये कहां पे कर रहा है? ये कहता है कि जनाब ये ज़मीन है, सिंपल इसको करते हैं, ये ए की मलकियत है, और एक्स, वाई और जेड ये तीनों इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? प्रीएम्पशन कर सकते हैं। और तीनों ने प्रीएम्पशन कर दिया। जब तीनों ने प्रीएम्पशन किया तो इसमें से एक्स ने क्या किया? एक्स ने विथड्रॉ कर लिया। तो जब एक्स ने विथड्रॉ कर लिया तो क्या वाई और जेड का दावा मेंटेनेबल है या नहीं? तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 8 के अंदर कि ये तीनों लोग ज्वाइंटली भी कर सकते हैं और सवियरली, यानी कि अलग अलग भी कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर एक विथड्रॉ कर भी लेगा तो एक्स और वाई अपने दावे को क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सेक्शन 10 के बारे में था जनाब। उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं राइट व्हेन अराइज। सेक्शन 12 को देखेंगे सबसे पहले कि सेक्शन 12 हमारा क्या कहता है? राइट व्हेन अराइज। सेक्शन 12 भी देखेंगे, ये एक इसके ऊपर बार लगाता है। और सेक्शन 2 हमने देखा जिसने कहा कि ये राइट अराइज होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल। अब ये सेल की कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे, कि जहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी आपकी कंडीशंस हैं कि जिसमें जाकर ये उसका वो वैलिड होगा। बार क्या है? अब ए और बी है, ये आपका वेंडर है ए यानी कि सेलर, और ये बी कौन है? ये वेंडी है जिस पर ज़मीन बेची गई है। और सी कौन है? ये हमारा प्रीएम्प्टर है, शाफे है, जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन को इस्तेमाल कर सकता है। और ए ने जब बी पर ज़मीन बेची तो दरमियान में कंडीशन रखी कि अगर मैं चाहूँ तो सेल को रिवोक कर सकता हूँ। अगर ये 60 डेज़ तक का टाइम था कि जी 60 डेज़ के दौरान ए चाहे तो सेल को क्या कर सकता है? रिवोक कर सकता है। तो उस सूरत में ये राइट ऑफ प्रीएम्पशन उस वक्त तक एक्सरसाइज नहीं होगा जब तक ये 60 दिन मुकम्मल ना हो जाए, क्योंकि ये उस वक्त तक सेल वैलिड, मैंने वही बात आपको कही है कि जब वैलिड सेल क्या होगी? कंप्लीट होगी, उस वक्त ये राइट एक्सरसाइज होगा। तो यहाँ पर उसने बार लगा दिया 60 दिन तक तो सेल कंप्लीट ही नहीं हुई।
तो जब 60 दिन तक सेल कंप्लीट नहीं हुई तो उस सूरत में ये राइट ऑफ प्रीएम्पशन इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब यहाँ पर इसका प्रोसीजर जो आपका सेक्शन 13 है वो पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। प्रोसीजर ऑफ प्रीएम्पशन, प्रोसीजर अभी पढ़ते हैं इसका। दरमियान में लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ा सा वो ब्लैंक स्पॉट आ गया था आप लोगों के लिए। तो प्रोसीजर की तरफ जाने से पहले जो स्पेशली एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक दो चीज़ें यहाँ पर बता दूँ कि उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट हु कैन क्लेम द राइट ऑफ द प्रीएम्पशन। नॉर्मली ये सवाल आता है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ द राइट ऑफ प्रीएम्पशन टू क्लेम द राइट ऑफ प्रीएम्पशन, ये सवाल आ सकता है। या ये पूछा जा सकता है कि जो आपका राइट ऑफ प्रीएम्पशन इसकी 3 डिमांड्स उसके बारे में नोट लिखे। या ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि जो आपका राइट ऑफ प्रीएम्पशन है ये कब एक्सरसाइज नहीं हो सकता, कब वेव ऑफ हो जाता है। ये मेन क्वेश्चंस। अब आते हैं प्रोसीजर के बारे में, दैट व्हाट इज द प्रोसीजर टू क्लेम द राइट ऑफ द प्रीएम्पशन। सेक्शन 13 की बात करते हैं। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास आएंगी। सबसे पहले क्या है कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम करने के लिए 3 डिमांड्स हैं हमारे पास। तलबे मुआसबत, नंबर 1 क्या है, तलबे मुआसबत। नंबर 2 है तलबे इशहद, और नंबर 3 है तलबे खसूमत। तलबे मुआसबत, इसके नाम क्या है, इसको कहते हैं इमीडिएट डिमांड। पहली बात, इसी का अगला नाम है जंपिंग डिमांड। यहां पर इसके ऊपर बहुत से केस लाज आपके पास मौजूद है तलबे मुआसबत के हवाले से। प्रोसीजर क्या है राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम करने का, कि प्रोसीजर ये है कि जब तक आप तलबे जो इसकी तीनों डिमांड्स हैं, फर्स्ट डिमांड, सेकंड डिमांड और थर्ड डिमांड, इनको हम क्या कहते हैं, इनके अदर नेम्स क्या है, ये फर्स्ट डिमांड है, ये सेकंड डिमांड है और ये है आपकी थर्ड डिमांड। ये 3 डिमांड्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहां पर एक चीज मैं सिर्फ देख लूं, फर्स्ट डिमांड, सेकंड डिमांड और थर्ड डिमांड। अगर आप प्रीएम्पशन क्लेम करना चाहते हैं तो जब तक फर्स्ट डिमांड नहीं होगी तब तक सेकंड डिमांड नहीं हो सकती, और जब तक फर्स्ट और सेकंड डिमांड ना हो जाए तब तक थर्ड डिमांड हो सकती ही नहीं है। फर्स्ट डिमांड तलबे मुआसबत, इमीडिएट डिमांड या जंपिंग डिमांड, ये कब की जाती है, ये उस वक्त की जाती है, इसका अगर हम लिमिटेशन पीरियड पढ़ लें तो लिमिटेशन पीरियड हमें बताता है कहां पे हमने पढ़ना जाकर, सेक्शन 30 में। तो अगर हम इसको पढ़ते हैं किसके हवाले से, अगर हम इसको पढ़ते हैं सेक्शन 30 के हवाले से, अगर हम यहां पर सेक्शन 30 पढ़ें तो वो इसका हमें क्या बताता है, वो इसका हमें टाइम बताता है कि इसका टाइम क्या है। टाइम क्या बताता है वो हमें इसका, वो ये कहता है कि जिस 4 मंथ, पहली बात यहां पर ये चीज क्लियर करनी है। लिमिटेशन भी मैं आपको साथ पढ़ा रहा हूं, ये सेक्शन 30 पढ़ा रहा हूं जो यहां पर अप्लाई होता है, लिमिटेशन कैसे कैलकुलेट होगी। वो ये कहता है कि ये जो पहली डिमांड करने का वक्त है ये है 4 महीने, कि जब कोई भी चीज़ वैलिड सेल में चली गई, अगर वो रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड होने के 4 महीने के अंदर अंदर आप ये डिमांड कर सकते हैं। या सेकंड उसमें क्या है, सेकंड उसमें ये है कि म्यूटेशन, कुछ जगह ऐसी है कि जहां पर म्यूटेशन हो जाती है, ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं होती लेकिन डायरेक्ट इंतकाल हो जाता है, तो उस सूरत में। और उसके बाद कोई ऐसी भी सूरत हो सकती है कि जहां पर सेल भी नहीं है, आपका म्यूटेशन भी नहीं है, तो आपकी ज़मीन कैसे आई है, पोजेशन के ज़रिए से उसको ट्रांसफ़र किया गया है। और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि ये जो आपने डिमांड करनी थी तलबे मुआसबत, इमीडिएट डिमांड या जंपिंग डिमांड आपने करनी थी, यहाँ पर एक और चीज़ जो आपने, अच्छा ये जो बाकी टाइम है ना 4 महीने वाला, वो तलबे इशत वगैरह के लिए, ये फौरी डिमांड होती है। क्लियर करता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर एक और चीज़ है जो असल इंपॉर्टेंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो है व्हेन इट कम्स इनटू
नॉलेज ऑफ प्रीएम्प्टर, जो मेन पॉइंट है यहां पर कि व्हेन इट कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ द प्रीएम्प्टर। अब क्या है कि जब भी कोई शख्स हक़ शुफ़ा इस्तेमाल करना चाहता है तो जिस महफिल में वो मौजूद है, अगर मैं कस्टमरी लॉ के हवाले से आपको बता देता हूँ, जिस महफिल में वो मौजूद है उसको जब जिस वक्त पता चला तो उसको एक लिहाज से जंप लगाना चाहिए फ़ौरन, ओ भाई ये मेरा हक है, मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इसलिए इसको कहते हैं जंपिंग डिमांड, इमीडिएट डिमांड, फौरी डिमांड। और उसमें केस लॉ मौजूद है कि अगर कोई शख्स जब उसको पता चला कि ये ज़मीन जिस पर वो हक़ शुफ़ा इस्तेमाल कर सकता था वो बिक गई है और वो कहता सब्र करो मैं घर से पैसे लेकर आता हूँ, तो कोर्ट ने कहा किस्सा ख़त्म। जंपिंग डिमांड आपने कब करनी होती है? फ़ौरन करनी होती है। लेकिन अब हुआ क्या, मुझे तो पता चला 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, अब मैं क्या करूँ? तो अब भी हक़ शुफ़ा इस्तेमाल हो सकता है। दर हकीकत ये कब राइज होता है? व्हेन इट कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ द प्रीएम्प्टर। तो वो कहता है जिसने ज़मीन छुपा कर बेची थी, मुझे बताया ही नहीं था, मुझे तो पता ही कब चला है, मुझे तो पता ही आज चला है। तो जिस वक्त उस शख्स को पता चलेगा वो फ़ौरन एक जंपिंग डिमांड करेगा, फर्स्ट डिमांड करेगा कि जी सब लोग। और यहाँ पर अगर हम उसको कस्टम्स में ले जाए तो ऐसा भी है कि वो गला खंगार के या ज़ोर से पाँव ज़मीन पे मार के, ये असूल है कि वो मतलब एक एड्रॉप्ट फ़ौरन कहेगा कि जनाब मैं अपना हक़ शुफ़ा इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो जब तक फर्स्ट डिमांड वो ऑन द स्पॉट उसी मजलिस में कि जिसमें उसको पता चला वो नहीं करेगा तो हक़ शुफ़ा उसका चला गया। फर्स्ट डिमांड के बाद वो बंदा तलबे इशहद करेगा। तलबे इशहद, इशहद का लफ्ज़ किसके साथ मिलता है? शहादत। ये शहादत वो मतलूब मकसूद मोमन वाली नहीं, ये शहादत कौन से वाली है? गवाह वाली। इसको तलबे तकरार भी कहा जाता है, सेकंड डिमांड भी कहा जाता है, तलबे तकरार भी कहा जाता है। और तलबे तकरार के अलावा इसको क्या कहा जाता है? तलबे तकरार के अलावा इसको आप कहते हैं जनाब ये आपकी डिमांड इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेस। पहले आपने फ़ौरन क्या किया? पहले फ़ौरन आपने कर लिया तलबे क्या, कौन सा? पहली तलब जो हमने पढ़ी थी तलबे मुआसबत, ये जंपिंग डिमांड किया। फिर उसके बाद आपने तलबे इशहद किया, आपने दो लोगों को गवाह बनाया कि तुम लोग गवाह हो जाओ, मैं इस ज़मीन पर अपने हक़ शुफ़ा इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि जिस महफिल में आप बैठे थे वहाँ पर और भी लोग थे, तो आपने क्या किया? आपने कहा फ़ौरन ओ भाई मैं हक़ शुफ़ा इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तुम गवाह हो जाओ। तो मतलब ये दोनों डिमांड्स इकट्ठी हो सकती हैं। अब सवाल आता है तलबे खसूमत, थर्ड डिमांड, इसको कहते हैं डिमांड थ्रू कोर्ट। तो ये डिमांड थ्रू कोर्ट की जो बात है उसके हवाले से एक चीज़ जहन में रख लें, ये जो हमने पीरियड पढ़ा ना 4 महीने वाला, ये डिमांड थ्रू कोर्ट के लिए है। लेकिन 4 महीने के अंदर आप कोर्ट से उस वक्त डिमांड कर सकते हैं जब आपने तलबे मुआसबत और तलबे इशहद पहले की हो। अगर आपने तलबे मुआसबत और तलबे इशहद नहीं की, अदालत कभी भी आपको रिलीफ नहीं देगा। मैं आपको जो बता रहा था कि मेरे साथ जो मामला हुआ, मेरे साथ भी यही मामला हुआ। एक शख्स की ज़मीन थी 18 एकड़, मैंने उसके साथ 2 एकड़ ख़रीद लिए। वो हक के, अब यहाँ पर एक और जो इसके अंदर ये हक़ शुफ़ा होता कब है, कहानी कब है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एक बताऊँगा थोड़ी देर बाद जब हम मार्केट वैल्यूएशन की बात करेंगे। तो किस्सा ये हुआ उसमें अंदर कि उस बंदे ने, मुझे पता चला कि वो हक़ शुफ़ा इस्तेमाल करना चाहता है। मैंने उसको खुद फ़ोन कर दिया, अपना फ़ोन मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा लिया। मैंने उससे पूछा कि भाई आपने हक़ शुफ़ा इस्तेमाल करना है? मैंने सुना कि आप हक़ शुफ़ा इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो कहता नहीं जी साड़ी तो नाल गल ही नहीं है जी, अदालत जाके वेखांगे। मैं हंस पड़ा आगे से। मैंने कहा ठीक है जनाब। मैंने कहा नहीं भाई अगर आपने करना है अपना हक़ शुफ़ा इस्तेमाल, आप मेरे भाई हैं, मैं आपको ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ। यार आप बताओ जो रेट मैंने दिया है, अगर आपका दिल कर रहा है तो आप वो पैसे मुझे मेरे वापस कर दो, ज़मीन आपकी हुई, यार मैं नहीं रखता, आप ये ज़मीन इस्तेमाल करो, जो करो जैसे करो, ये आपकी मर्ज़ी। वो कहता जी वो आपको कह दिया है जनाब, ये आपका काम है ही नहीं, बस हम जा रहे हैं भैया अदालतों में मिलेंगे जनाब। मैं हंस गया, चुप कर गया। उसने मुकदमा लगा दिया। जब मुकदमा लगाया मैं अदालत में चला गया। मैंने वहाँ पर जाकर मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि जनाब मैं तो आया हूँ क्वेटा से, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं, तो बस मेरी 2-4 बातें वो आप अभी सुन लें, बाद में जो केस जिस रूटीन में आपने चलाना है वो आप चलाते रहिएगा, हम ज़्यादा वो तफसीलात वगैरह में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा जी क्या है? मैंने कहा मसला सिर्फ ये है, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भी सुना देता हूँ और ये कुछ बातें करके मैं चला जाऊँगा, बाकी ये जो एक मेरा जानने वाला वकील है ये मुकदमा चलाता रहेगा, फिर आपने अपनी मर्ज़ी से जो भी फैसला करना हो आप कर लीजिएगा, हम इसको बाद में देख लेंगे। कहते क्या मसला? मैंने कहा ये रिकॉर्डिंग है
जिसके अंदर मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि भाई साहब आपने ज़मीन ख़रीदनी है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं जनाब साढ़ा तो लैंड देन ही कोई नहीं है, हमने डायरेक्ट अदालतों में जाना है। ओ भाई पहले लेन देन मेरे साथ करो तलबे मुआसबत और तलबे इशत में, पहले मुझसे डिमांड करो। अगर मैं नहीं देता तो आप किधर जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो मीन्स आपने अपनी तलबे जो मुआसबत है और तलबे इशत को क्या कर दिया? ज़ाया कर दिया। अब अदालत में आप जब गए तो कोर्ट कहता कि ना, जब तक तलबे मुआसबत और तलबे इशत नहीं है उस वक्त तक तलबे खसूमत नहीं हो सकती। अब इसको मैं बिल्कुल सादा करके अगर आपको प्रोसीजर बताऊं, अगर कोई शख्स अपने हक़ का शुफ़ा इस्तेमाल करना चाहता है तो वो फ़ौरन जैसे ही उसको पता चले, चाहे वो जब भी पता चले, वो फर्स्ट डिमांड करे, जंपिंग डिमांड इमीडिएट, फ़ौरन उसके बाद वो 2 गवाह मुकर्रर करे और गवाहों की मौजूदगी में डिमांड करे। और अगर दोनों डिमांड्स वो कर चुका है तो फिर विदिन 4 मंथ वो क्या करे? वो अदालत से रुजू करे थर्ड डिमांड के लिए, तलब खसूमत के लिए, जिसके लिए वो ज़र सोम देगा। वो आगे चल के आपको ज़र सोम बताता हूँ। तो प्रोसीजर में क्या है जनाब, इसके अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 3 डिमांड्स हैं कि जो आप जिनके ज़रिए से आप कोई भी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर सकते हैं, उसको क्लेम कर सकते हैं प्रीएम्पशन के राइट के लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिमांड की सूरत के अंदर। उसके बाद क्या है जनाब उसके अंदर, अच्छा अब यहाँ पर 1-2 और चीज़ें देख लें। डिमांड थ्रू सेक्शन 14 की बात कर लेते हैं। डिमांड थ्रू गार्डियन, तो वो कहता है बिल्कुल जनाब अगर कोई बंदा छोटा है तो गार्डियन के ज़रिए डिमांड हो सकती है। गार्डियन नेक्स्ट फ्रेंड किसी बंदे का राइट प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिमांड कर सकता है। उसके बाद क्या है जनाब, इसका वेवर कब होता है? सेक्शन 15, कब ये डिमांड करने का हक आपका ख़त्म हो जाता है? वेवर ऑफ डिमांड या वेवर ऑफ प्रीएम्पशन राइट। तो वेवर इस सूरत में होता है कि जब कोई शख्स एक्विसेंस का मतलब क्या है? लंबी खामोशी। जब किसी शख्स को पता चलता है और वो लंबे अरसे के लिए खामोश हो जाता है तो खामोशी आपका जो ये राइट ऑफ प्रीएम्पशन उसको क्या कर देती है? वेव ऑफ कर देती है। तो क्या डेथ का कोई फ़र्क पड़ता है? डेथ से प्रीएम्पशन पे कोई फ़र्क पड़ता है? तो एक बात जहन में रख लें कि अगर कोई शख्स अपना राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम करने से पहले मर गया तो कोई राइट ऑफ प्रीएम्पशन उसकी औलाद नहीं कर सकती या कोई नेक्स्ट बंदा नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम कर लेता है, अब उसके वारसान उस राइट को कंटिन्यू कर सकते हैं, ये राइट ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर वो अपनी डेथ से पहले प्रीएम्पशन कर दे तब। इसकी अबैटमेंट, ये अबैटमेंट का लफ्ज़ भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये अबैटमेंट ABAT नहीं, अबैटमेंट ABAT के साथ, कि अबैटमेंट कब होता है जनाब, ख़त्म कब हो जाता है आपका ये राइट? अबैटमेंट ऑफ प्रीएम्पशन। तो जो इसमें अबैटमेंट ऑफ प्रीएम्पशन है, याद रख लें कि ये प्रॉपर्टी किसकी है? A की है और ये है जनाब B की। B अपना हक़ शुफ़ा इस्तेमाल इसके ऊपर करता है और हक़ शुफ़ा में अभी तक उसको प्रॉपर्टी मिली नहीं है और मुकदमा चल रहा है। और मुकदमा मुकम्मल होने से पहले, प्रीएम्पशन का मुकदमा मुकम्मल होने से पहले ये जो B है वो अपनी प्रॉपर्टी किसी XYZ को बेच देता है। अब B का राइट ऑफ प्रीएम्पशन ख़त्म हो गया, क्योंकि जब ये राइट प्रीएम्पशन मिला क्यों था? इसको ये ज़मीन के साथ अटैच होने की वजह से मिला था। और जब वो शाफ़े जारी नहीं रहा तो उसका राइट ऑफ प्रीएम्पशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अबैक्ट हो जाएगा। या अबैटमेंट का मतलब क्या है? उसका राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और एक और बात जहन में रख ले, सेक्शन 18 ये कहता है कि ये जो राइट है ये अनडिविजिबल है, नॉट ट्रांसफरेबल है। ये जो प्रीएम्पशन का जो आपका राइट है, ये प्रीएम्पशन का राइट अनडिविजिबल है, नॉट ट्रांसफरेबल है। और नॉट ट्रांसफरेबल के साथ ये अनकंडीशनल है। इसमें आप कोई अनकंडीशंस वगैरह नहीं डाल सकते कि जी ये है तो मैं ख़रीदूँगा, ये है तो मैं नहीं ख़रीदूँगा। और ये नहीं कि आधी ज़मीन मुझे दे दो जनाब, आधी किसी और पर बेच दो। पूरी की पूरी ज़मीन अगर ख़रीदनी है तो ख़रीदनी है, आधी से आधी ज़मीन नहीं ख़रीदी जा सकती और अपना राइट किसी और को नहीं दिया जा सकता, ट्रांसफरेबल राइट नहीं है जनाब। उसके बाद हाँ ये सॉरी जो आपको मैंने बात बताई 19 की बताई है। सेक्शन 18 क्या बताता है कि ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों के लिए एप्लीकेबल है, जहन में रख लें। मतलब कोई भी मुस्लिम किसी नॉन मुस्लिम की ज़मीन पर राइट ऑफ प्रीएम्पशन कर सकता है और कोई भी नॉन मुस्लिम किसी मुस्लिम की ज़मीन के ऊपर राइट ऑफ प्रीएम्पशन को क्या कर सकता है? एक्सरसाइज कर सकता है जनाब।
उसके बाद एक पॉइंट जो मुझे यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया था, ये जब मैंने हु कैन क्लेम किया तो यहाँ पर मैंने सेक्शन आपको 9 पढ़ाया था कि जब एक से ज़्यादा बंदे क्लेम करेंगे तो क्या होगा, और सेक्शन 20 का जिक्र करना था जो मैंने नहीं किया। अब है क्या, अब ये है जनाब, सिंपल सी बात है, ये एक ज़मीन है जो कि एक ही मलकियत है। इसके ऊपर क्या है कि ये एक्सरसाइज करने का इख्तियार किसके ऊपर है, एक्स के ऊपर भी है और वाई के ऊपर भी है। ये दोनों शाफे जार हैं और ए अपनी ज़मीन किसको बेच देता है, ये बेच देता है एक्स को। अब ए कौन हो गया, ए हो गया आपका वेंडर, और एक्स कौन हो गया, ये हो गया वेंडी जिस पर ज़मीन बेची गई है, और वाई है प्रियम्प्टर। वो कहता है यार हक तो मेरा भी बनता था, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर वाई का हक बनता है तो वेंडी का भी क्या बनता है, यहाँ पे हक बनता है। ये भी जार है और ये भी क्या है, जार है। तो इस सूरत में ये दोनों राइट एक्सरसाइज करेंगे और दोनों को ज़मीन क्या मिल जाएगी, इक्वल मिल जाएगी, क्योंकि दोनों का राइट यहाँ पे प्रीएम्पशन का मौजूद है। और ये बात किस में कही गई है, सेक्शन 20 के अंदर ये बात कही गई है। अब कुछ और इसके टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इंप्रूवमेंट्स के हवाले से। मतलब क्या है इंप्रूवमेंट के हवाले से, इंप्रूवमेंट के हवाले से इसका ये मतलब है जनाब कि अब तलब इशत इसमें एक स्टैंडर्ड रखा गया है। तलब इशत का मतलब क्या होता है कि ये गवाहों की मौजूदगी में होती है और लोग गवाह हो जाते हैं कि भाई हमने इस ज़मीन का हक इस्तेमाल करना है। अब क्या हुआ, एक शख्स ने ज़मीन ख़रीदी 1/1/2010 के अंदर और उस पर इम्प्रूवमेंट स्टार्ट कर दी, उस पर कोई घर बनाया, कोई और दरख्त लगाया, कुछ भी उसके ऊपर कर लिया। और जब पता चलता है किसको, प्रीएम्प्टर को, पता कब चला 1/1/2020 में, तो राइट कब आएगा, 1/1/2020 में भी आएगा। अब यहाँ पर अगर ये राइट ऑफ प्रीएम्प्शन इस्तेमाल करता है तो अब ये जो इम्प्रूवमेंट की है इसका फ़ायदा किसको होगा, इसका नुकसान किसको होगा। तो तलबे इशहद से पहले पहले जो इम्प्रूवमेंट हुई थी ये हक किसका है, ये वेंडी का, जो पुराना बंदा ज़मीन ख़रीद के बैठा है। और जब उसको पता चला कि भाई अब तो ये बंदा अपना राइट इस्तेमाल करना चाहता है, अब इसको इम्प्रूवमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर अब ये इम्प्रूवमेंट करता है आफ्टर तलबे इशहद तो ये किसके पास जाएगा, अगर वो प्रीएम्प्टर मुकदमा जीत जाता है तो ये प्रीएम्प्टर का हक है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट स्टॉप हो जानी चाहिए, तलबे इशहद के बाद इम्प्रूवमेंट नहीं करनी चाहिए। और ये बातें कि ये किसका हक है और ये किसका हक है, ये सेक्शन हमारा क्या है 21 और 22। 21 बताता है कि बिफोर जो आपका तलबे इशहद है इम्प्रूवमेंट का हक किसका है, वेंडी के पास जाएगा, उसका इंटरेस्ट उसको मिलेगा। और सेक्शन 22 ये बताता है कि आफ्टर जो आपका तलबे इशहद है ये प्रीएम्प्टर का हक है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट करेगा, अगर इस तरीके के बाद कोई दरख्त वगैरह लगाएगा तो ये दरख्त का फ़ायदा किसको चला जाएगा, ये प्रीएम्प्टर को चला जाएगा, क्योंकि उसको रोक देना चाहिए ये काम उसको आगे नहीं करना चाहिए। अच्छा जनाब, आगे उसके बाद कुछ ऐसी ज़मीनें कुछ ऐसी ज़मीनें कि जहाँ पर ये आपका जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, हम वो भी पढ़ते हैं। और उससे पहले देखते हैं कि जनाब इसका वैल्यूएशन का क्या तरीकाकार है और ज़र सोम क्या चीज़ है। एक बात अभी जहन में रखें, हुआ क्या, ये ज़मीन सेल हो गई, तो सेल होने के बाद राइट ऑफ प्रीएम्पशन आ गया। राइट ऑफ प्रीएम्पशन कैसे एक्सरसाइज हुआ, फर्स्ट डिमांड, सेकंड डिमांड और कौन सी डिमांड आ गई, थर्ड डिमांड। और थर्ड डिमांड किधर हुई, कोर्ट। अब ये भी तो हो सकता है कि ये जो बंदा है ये क्या करना चाहता है, ये सिर्फ इस बंदे का सौदा ख़राब करवाना चाहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट ख़राब करवाना चाहता है, ख़रीदना नहीं चाहता, मुकदमा करे, लटकाए ताकि ग्राहक भाग जाए और बाद में ज़मीन वैसे की वैसे रह जाए। मतलब ये बंदा सीरियस नहीं है इस मामले में। तो इसको सीरियस कैसे बनाया जाए, इसको सीरियस बनाने के लिए हमारे पास क्या आता है, सेक्शन 24 आता है। सेक्शन 24 ये कहता है, 23 बाद में पढ़ाता हूँ आपको। सेक्शन 24 ये कहता है कि भाई अगर कोई बंदा थर्ड डिमांड थ्रू कोर्ट करेगा तो वो ज़र्रे सोम का मतलब ज़र क्या होता है, दौलत, और सोम का मतलब क्या होता है, तीसरा हिस्सा। तो वो तीसरा हिस्सा अदालत में डिपॉजिट करेगा, जो इस चीज़ का सबूत है कि जनाब मैं सीरियस हूँ ये प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, ताकि अगर कल को वो मुकदमा जीत जाए तो फिर भागे ना, उस बेचारे पिछला जो वेंडर है उसको नुकसान ना हो जाए, वेंडी का नुकसान ना हो जाए।
इसलिए प्रियम्पशन के लिए ज़र-ए-सौम की शर्त रखी गई कि ज़र-ए-सौम आपने डिपॉजिट ज़रूर करवाना है, इसके बगैर आप नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर एक तो और चीज़ें हैं कि अगर आपने डिपॉजिट कराया, और ये सेक्शन अभी मैं आपको, ये 24 की बात थी ज़र-ए-सौम की, और सेक्शन 25 कहता है कि अगर डिपॉजिट या तो क्या है, ये इन एक्सेस है या है लेस। अगर ये लेस देन एक्चुअल अमाउंट है तो फिर क्या होगा, 30 डेज़ में मुकदमा जीतने के बाद वो बंदा पैसे जमा करेगा। अगर एक्सेस में है, उसने एक ही बार ज़्यादा रकम जमा करवा दी, तो जो बकाया इजाफी रकम है वो मुकदमा जीतने के बाद इजाफी रकम क्या होगी, प्रियम्प्टर को वापस की जाएगी। लेकिन प्रियम्प्टर जब तक रकम जमा, हाँ कम अज़ कम ज़र-ए-सौम है, पूरी जमा करवाना चाहे, ज़्यादा जमा करवाना चाहे, वो श्योरिटी के लिए अदालत में जमा करवा सकता है, अपनी सीरियसनेस बताने के लिए कि जनाब मैं वाकई ये प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए सीरियस हूँ। उसके बाद जो ये सम इसने डिपॉजिट करवाया है, सेक्शन 26 कहता है कि ये नॉट अटैचेबल है। मतलब जो पैसे इसने जमा करवा दिए, किसी और मुकदमे में कोई सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग कहीं और चल रही थी, वहाँ पर कोई एग्जीक्यूशन के अंदर ये मामला आ गया, जनाब इसकी ये प्रॉपर्टी, इसके पैसे अटैच करने हैं, जो प्रॉपर्टी, जो पैसा उसका यहाँ पर डिपॉजिटेड है किसके अंदर, प्रियम्पशन के अंदर, वो नॉट अटैचेबल है, वो अटैच नहीं किया जा सकता, वो नहीं दिया जा सकता। अब एक और आपको मैं इंतहाई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका बताता हूँ, जो मैं आपको बार बार कह रहा था, और जिसकी वजह से मेरे साथ और तकरीबन हर बंदे के साथ ये प्रियम्पशन का जो मामला होता है, अब उसकी मैं असल वजह बता रहा हूँ कि ये प्रियम्पशन का मामला है क्या। ये इंतहाई समझने का पॉइंट है कि आखिर ये प्रियम्पशन का मामला होता क्यों है। ये हमें समझ आएगा सेक्शन 27 और 28। 27 बात करता है वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी की, और उसके बाद 29 बात करता है आपकी मार्केट वैल्यू की, कि ये मार्केट वैल्यू का क्या मामला है। अब यहां पर वो पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, हर प्रॉपर्टी का एक डीसी रेट होता है। कौन सा रेट होता है, डीसी रेट, जिसको हम क्या कहते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर रेट, हर प्रॉपर्टी का होता है। अगर आपने अपनी गली का, अपने मोहल्ले का, अपने खेत का, अपने खसरा खाता खेवट खतूनी खसरे का अगर आपने मालूम करना है कि यार ये मेरे खसरे का डेप्यूटी कमिश्नर रेट का, नेट पर चले जाएं, अपने खसरे का नंबर लिखें, आपके पास ये आ जाएगा। ये डेप्यूटी कमिश्नर रेट क्या होता है, ये वो मिनिमम रेट होता है कि जिस पर सरकार के खाने में आप ज़मीन बेच सकते हैं या ख़रीद सकते हैं, क्योंकि जो आपने सरकार को टैक्स अदा करना होता है वो कम अज़ कम डीसी रेट के मुताबिक अदा करना होता है। क्योंकि जब भी हम कोई ज़मीन ख़रीदते हैं तो हम उसकी क्या करवाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं। जब हम रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री के लिए क्या होता है, 3% तो हमें देना पड़ता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। फिर उसके बाद आपका FBR, अगर आप नॉन रजिस्टर्ड है तो 2%, रजिस्टर्ड है तो 1%, और फिर जो आपका तहसील का टैक्स होता है वो 1% होता है। और जो ये ज़मीन का डीसी रेट है, जो ऑन रोड का अलग होता है, ऑफ रोड का अलग होता है, लेकिन इससे कम रेट पर ज़मीन रजिस्टर नहीं करवाई जाती। और एक छोटी सी बात यह है कि ये डीसी रेट हमेशा मार्केट रेट से तकरीबन, अगर हम ज़राई ज़मीनों की बात करें तो आधा होता है, और अगर हम बात करें किस चीज़ की, दूसरी ज़मीनों की, तो ये 5 गुना कम होता है। मस्जिद रोड का रेट क्या है हमारे यहाँ पर फुट में, 1,20,000, 1,18,000। सरकारी रेट क्या है, 18,000 रुपये फुट। जिस जगह पर आप बैठे हैं ये जगह 11,000 रुपये फुट है, और इसका डीसी रेट कितना है, 1,800 रुपये फुट। तो मतलब 5 गुना उससे क्या है, नीचे है। अब मैं आपको वो प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी अपनी उसमें ज़मीन की मिसाल से समझाता हूँ। अब हुआ क्या, दर हकीकत हुआ ये कि ये शख्स है, इसकी ज़मीन है 18 एकड़ और ये ज़मीन है 2 एकड़। इस ज़मीन की जो मार्केट वैल्यू है वो तकरीबन है 32 लाख रुपए एकड़, और इसी सेम ज़मीन का जो आपका डीसी रेट है वो कितना था, ये मैं आपको प्रैक्टिकल अपनी वाली मिसाल बता रहा हूँ। इसका डीसी रेट कितना था, 16 लाख एकड़ रेट था। अब टैक्स कितने परसेंट है, 6%। टैक्स कितने परसेंट है, 6%। अच्छा, मैंने 2 एकड़ ज़मीन खरीदी, कितने की खरीदी मैंने, 32 जमा 32, 64 लाख की। अगर मैं 64 लाख पे टैक्स देता तो 6 × 6 36, 3,60,000,
और ऊपर वाला जो उसका है 4 लाख, उसके ऊपर टैक्स बनता कितना 24,000। तो मुझे कोई टैक्स पड़ता था 6,84,000 रुपये। कितना टैक्स पड़ रहा था? 6,84,000। मैं जब गया तो मुझे भी उसने मशवरा दिया। क्या मशवरा दिया कि यार बात यह है कि अगर तुम 64 लाख का इसके अंदर वो निकालोगे चालान तो टैक्स कितना पड़ेगा टोटल? 6,84,000। तो यार 16 लाख डीसी रेट चल रहा है, डीसी रेट पर चालान निकाल दो। हम गलतियां भी यहीं पे करते हैं। डीसी रेट पे मैंने चालान निकलवा दिया। अब जब डीसी रेट पे चालान निकलवाया तो कितने का चालान निकला? 32 लाख का। तो मुझे टैक्स कितना देना पड़ा? 6,84 की बजाय आधा हो गया, मतलब मुझे कोई 3,37 या इस तरह करके क्या देना पड़ा? 3,42 को टैक्स देना पड़ा। मैंने 3,42 बचा लिया, लेकिन सरकार के कागज में मैंने जमीन कितने की बेची है? 32 लाख की खरीदी है। तो ये बंदा भाग के चला गया, ये कहता हुजूर हुजूर 32 लाख पे मैं खरीदने के लिए क्या हूं? तैयार हूं। जबकि पहले हमने इससे पूछा था कि तुमने ज़मीन खरीदनी है, ये कहता है ये 64 लाख पे मैंने नहीं खरीदनी, अगर आपने 60 पे देनी है 58 पे देनी है तो मैं खरीदने के लिए क्या हूँ? तैयार हूँ। लेकिन ये 64 लाख पे मैं ये ज़मीन आपसे नहीं खरीद सकता, 64 लाख का मेरा हक नहीं, मैं नहीं खरीदता। आप जिसको, अब उसने पहले तो क्या कर दिया, हमने पूछा और उसने कहा आप ख़रीद लो जनाब, मैं इतने पैसों में ख़रीद नहीं सकता। पर जब उसको पता चला कि रजिस्ट्री कितने पैसों पर हुई है? 32 लाख, उसने फ़ौरन प्रीएम्पशन लगाया कि जी 32 लाख पर तो मैं ख़रीदने के लिए क्या हूँ? तैयार। तो लिहाजा इसका हल यही होता है कि जब आपने ज़मीन प्रीएम्पशन से बचानी हो तो अगर आप उस इलाके के पत्तीदार, यानी कि वहाँ पर आपकी कोई ज़मीन मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में आप कोशिश करें कि आप ये पैसे भर लें ताकि आप उस मुसीबत से क्या करें? बच जाएं। क्योंकि अदालत फिर आप, अगर आप कहते नहीं जी 32 लाख, तो फिर अदालत कहेगी वाह जी वाह आपने धोखा दिया। फिर इसका हल क्या है? इसका हल ये होता है कि हम 2 एग्रीमेंट कर लेते हैं। एक पहले एग्रीमेंट करते हैं और उसके अंदर हम जिक्र करते हैं कि जनाब ये ज़मीन इतने पैसों की एक्चुअली बेची जा रही है, और फिर उसको हम कहते हैं कि जनाब ये क्योंकि एक सरकार की तरफ से रियायत है तो लिहाजा हम इसको फॉर द पर्पज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन इसकी ये वैल्यू मुकर्रर करें, एक्चुअल अमाउंट इसका इतना है। तो डबल एग्रीमेंट कर ले, या बेहतर यही है कि अगर आपकी ज़मीन पे आपको प्रीएम्पशन का ख़तरा है तो फिर आप डीसी रेट का रिस्क ना लें, बल्कि आप उसको क्या करें? एक्चुअल रेट के ऊपर। तो ये मसला आपका आता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, फिर एक और भी काम होता है इसका अपोजिट, कि जब मेरी इसके साथ बड़ी पक्की लड़ाई है और ये बंदा जिद में है, ये कहता कि ये प्रॉपर्टी तो मैंने खरीदनी ही, क्या करना है? खरीदनी है। अब मेरे पास हल क्या है? अब जिद है, तो जिद में हल क्या है? मैं ये 6,84,000 को कुर्बान करूंगा और मैं इधर क्या पे करूंगा? 10 लाख। 10 लाख मैं कब पे करूंगा? जब मैं इसको 64 नहीं, मैं इसको कितने का लिखवाऊंगा? मैं इसको 1 करोड़ का लिखवाऊंगा। 1 करोड़ ये मैंने कितने का लिखवा दिया ज़मीन को? 1.5 करोड़ का। अब जब वो प्रीएम्पशन करेगा तो किस रेट पर आएगा? 1.5 करोड़। तो मुझे तो सरकार को टैक्स देना पड़ा, लेकिन अब वो 1.5 करोड़ के लिए प्रीएम्पशन कभी भी नहीं करेगा, तो टैक्स देकर मैंने, लेकिन यहाँ पर एक मामला हो जाएगा। अगर वो बंदा अदालत में चला गया और सेक्शन 27 के मुताबिक उसने कहा कि हुजूर इन लोगों ने क्या किया है, गुड फेथ में इसका रेट नहीं रखा, इन्होंने तो क्या किया, जानबूझकर रेट बढ़ाया है प्रीएम्पशन के राइट को बचाने के लिए, तो सरकार सेक्शन 27 में चला जाएगा कि ठीक है भाई इसकी मार्केट वैल्यू को क्या करते हैं? डिटरमिन करते हैं। और मार्केट वैल्यू को कैसे डिटरमिन किया जाएगा? सेक्शन 27 कहता है कि उसके साथ इर्द गिर्द की ज़मीनों का रेट देखा जाएगा, जो आखिरी ज़मीन बिकी है उस इलाके में कब बिकी है उसका रेट देखा जाएगा, इस ज़मीन से कितना प्रॉफिट आता है वो देखकर फिर सरकार उसका मार्केट वैल्यू क्या है, डीसी रेट नहीं, क्या लगाएगी? मार्केट वैल्यू। तो अगर आपको इस चीज़ का पता हो तो फिर आप इस एक्सीडिंग अमाउंट को आप ले जा सकते हैं कि जनाब ये गुड फेथ में नहीं था, लिहाजा क्या है, लिहाजा इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। ये कुछ प्रैक्टिकल इसके एस्पेक्ट्स थे सेक्शन 27 और 28 की, सॉरी 26, 27 और 28 उसकी सूरत में। अब आगे आ जाते हैं जनाब, मैंने यहाँ पर सेक्शन 29 छोड़ा था कि नो राइट ऑफ प्रीएम्पशन। सर्टन केसेस हैं जहाँ पर नो राइट ऑफ प्रीएम्पशन, कि आप प्रीएम्पशन का राइट क्लेम नहीं कर सकते। कब क्लेम नहीं कर सकते? एक सेक्शन 23 है और एक सेक्शन 29 है। 23 ये कहता है कि वक्फ प्रॉपर्टी पर आप कभी भी राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। वो हमने वक्फ के साथ कुछ और चीज़ें भी डाली हुई हैं, और वो कौन सी डाली हुई हैं कि आप हिब्बा के अंदर
एक्सचेंज के अंदर अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर भी नो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है। वक्फ चैरिटेबल भी हो सकता है, वो आपको पता है मुख्तलिफ उसकी वक्फ की किस्में होती हैं, और पायस वक्फ भी हो सकता है, नेक मकसद के लिए हो सकता है। वक्फ किसी भी मकसद के लिए हो, वक्फ शुदा प्रॉपर्टी के ऊपर प्रीएम्पशन का राइट नहीं आता। और उसके बाद सेक्शन 3 कहता है कि जो गवर्नमेंट आपकी फेडरल या प्रोविंशियल, उनको अक्सर ज़मीनों की ज़रूरत पड़ती है, कोई सड़क वगैरह के लिए ज़मीन ले ली, घर गिरा दिया, ऐसी जगह पर जब वफाक या आपका सूबाई हुकूमत कोई भी ज़मीन ख़रीदेगा तो सरकार के ख़िलाफ़ हक़ शुफ़ा इस्तेमाल नहीं हो सकता। और 29 ये कहता है कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो एग्जेम्प्ट कर सकती है सर्टन लैंड्स को, कि जनाब ये जो लैंड्स है एग्जेम्प्टेड फ्राम द राइट ऑफ द प्रीएम्पशन। तो राइट ऑफ प्रीएम्पशन कहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो सकता? कि जहाँ पर हिब्बा या एक्सचेंज हो, 23 के मुताबिक वक्फ या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ले, और 29 के मुताबिक जब गवर्नमेंट किसी प्रॉपर्टी को एग्जेम्प्ट कर दे तो आपका राइट ऑफ प्रीएम्पशन इस्तेमाल नहीं हो सकता। सेक्शन 30 में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है, कि सेक्शन 30 के मुताबिक आपका लिमिटेशन पीरियड 4 महीने है, या व्हेन इट कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ द प्रीएम्प्टर है। 31 कहता है कि जनाब कोई भी ऐसा मामला होगा तो उसका नोटिस होगा। और 32 कहता है मैटर एकिन। अब ये मैटर एकिन कौन से होते हैं जनाब? मैटर एकिन होते हैं इसी जैसे मामलात। तो अगर कोई इसी जैसे मामला आ जाए तो सेक्शन 32 कहता है कि उसको इस प्रोविज़न के मुताबिक आपने देखना है। ये अगर ये प्रोविज़न आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप शरिया का लॉ देखेंगे कि अगर कोई मामला इसके साथ मिलता जुलता आया और आपको समझ नहीं थी तो शरिया के लॉ के मुताबिक आप उसको देखेंगे। और उसके बाद सेक्शन 33 किस चीज़ के बारे में बताता है? एप्लीकेशन। किसकी एप्लीकेशन? CPC और QSO। वो कहता है म्यूटेटस म्यूटेंडस, कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये लफ्ज़ अगर आप मेरे लेक्चर पुराने सुन लें जो आपका लेटन मैक्सिम वाला, तो ये चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी, मुझे जोर नहीं लगाना पड़ेगा दोबारा। मतलब ज़रूरी तब्दीलियों के बाद, म्यूटेटस म्यूटेंडस का मतलब क्या होता है? ज़रूरी तब्दीलियों के बाद CPC और QSO दोनों एप्लीकेबल है आपके राइट ऑफ प्रीएम्पशन के ऊपर। और उसके बाद क्या है, इससे पहले सेक्शन 34 क्या कहता है कि एक एक्ट था आपका जो कि रिपील हो गया। कौन सा? एक्ट 1 ऑफ 1913 प्रीएम्पशन के हवाले से था। एक्ट 1 ऑफ 1913 सेक्शन 34 ने उसको कर दिया, ये रिपीलिंग एक्ट है जिसने क्या कर दिया, उसको रिपील कर दिया। और कब से रुकी हुई थी? चल अब स्टार्ट हो चुकी रिकॉर्डिंग दोबारा, काफ़ी देर से रुकी हुई थी रिकॉर्डिंग, शायद रिकॉर्डिंग रुक गई थी, मुझे नहीं पता कहाँ पर रुकी, मैं आपको दोबारा बताता हूँ आपको, इसलिए ठीक है जनाब। एक बार हम इसको दोबारा क्या कर लेते हैं, मुझे नहीं पता कि रिकॉर्डिंग कहाँ तक चली है, तो आप लोग इसको दोबारा सुन लें ताकि मुझे वो लेक्चर मुकम्मल करने में कोई मसला ना हो। अभी वो जो फिंगर टिप्स वाला हमारा मामला है कि पूरा का पूरा कानून हमने बोर्ड पर लेकर आना है, तो हमने क्या कहा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर सेक्शन 5 और 11 में ये राइट इस्तेमाल हो सकता है। तो सेक्शन 5 कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी और 11 कहता है कि अप्रेंटिसेस के ऊपर ये हो सकता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद अभी देखते रहिए कि चल रहा है कि नहीं चल रहा आप। उसके बाद क्या आ गया, अगर हम बात करते हैं हु कैन क्लेम की, तो सेक्शन 6 ने बताया कि शाफ़े शरीक, शाफ़े जार और शाफ़े खलीत 3 किस्म के लोग जो है वो ये हक़ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सेक्शन 7 ने बताया कि पहला हक़ प्रायोरिटी का शरीक को होगा, बाकी दूसरे लोगों को होगा। 8 ने क्या बताया कि ये ज्वाइंटली और सवेयरली दोनों तरीक़ों से, मतलब अगर प्रीएम्प्टर ज़्यादा है तो वो भी क्लेम कर सकते हैं, अगर एक क्लेम करना चाहे तो वो भी ये राइट क्लेम कर सकता है। 9 ने बताया कि अगर इक्वल राइट्स हों आपके शाफ़े के तो इक्वल राइट्स में प्रॉपर्टी दोनों के पास चली जाएगी, और अगर आपका वेंडी और प्रीएम्प्टर सेक्शन 20 कहता है तो उनके भी क्या होगा, प्रॉपर्टी बराबर उनकी दोनों को दे दी जाएगी। अगर कोई एक, मतलब प्रीएम्प्टर 3 थे, कोई एक राइट को विदड्रॉ करता है तो बाकी 2 का राइट रह जाता है। और सेक्शन 12 एक बार लगाता है कि अगर कोई सेल 60 डेज़ में रिवोकेशन की उसमें कंडीशन मौजूद हो तो इस सूरत के अंदर क्या होगा, इस सूरत के अंदर 60 दिन वेट करने के बाद राइट ऑफ प्रीएम्पशन इस्तेमाल किया जाएगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 13 के अंदर इसका प्रोसीजर, फर्स्ट डिमांड, सेकंड डिमांड और थर्ड डिमांड। और यहाँ पर हमने थर्ड डिमांड में पढ़ा कि कम अज़ कम इसका लिमिटेशन क्या है, 4 महीने के अंदर अंदर ये आप क्लेम कर सकते हैं, बाद में क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन फर्स्ट और सेकंड डिमांड फ़ौरन होना और गवाहों की मौजूदगी में होना ज़रूरी है। 31 आपको बताता है कि जब भी कोई रजिस्ट्रार किसी चीज़ को रजिस्टर करेगा तो उसका क्या करेगा, नोटिस करेगा। और उसके बाद 14 में आपको क्या बताया गया कि ये डिमांड गार्डियन के ज़रिए से भी की जा सकती है। 15 ने कहा कि जनाब इसका क्या होगा, अगर कोई बंदा खामोश रहे तो ये वेव ऑफ हो जाएगा आपका राइट। 16 ने कहा कि अगर डेथ हो जाती है प्रीएम्प्टर की, कब हो जाती है उस प्रीएम्प्शन का राइट क्लेम करने के बाद, तो उस सूरत के अंदर ये राइट चलता रहेगा। 17 ने कहा कि अगर कोई शख्स कोई प्रीएम्प्टर अपनी ज़मीन बेचेगा तो ये राइट क्या हो जाएगा, अबेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 18 ने कहा कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों पर राइट चलेगा। और 19 ने कहा कि ये ट्रांसफरेबल या
डिवाइडेबल नहीं है, पूरी की पूरी ज़मीन अनकंडीशनली आपने क्या करनी है, क्लेम करनी है। इम्प्रूवमेंट की बात की, बिफोर और आफ्टर की। अगर तलबे इशत से पहले इंप्रूवमेंट हुई तो सेक्शन 21 कहता है कि उसका हक वेंडी पुराने ख़रीदार के पास जाएगा। तलबे इशत के बाद अगर इंप्रूवमेंट हुई तो 22 कहता है कि प्रीएम्प्टर को उसका हक मिल जाएगा। 23 आपको बताता है कि वक्फ और गवर्नमेंट की ज़मीन एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर प्रीएम्प्शन नहीं हो सकता, या गवर्नमेंट ज़मीन खरीदेगी तो प्रीएम्प्शन नहीं होगा। और सरकार चाहे तो 29 में किसी ज़मीन को एग्जेम्प्ट कर सकती है, उस पर भी प्रीएम्प्शन नहीं होगा। फिर किसी शख्स का ये ना हो कि कोई बंदा जानबूझकर मुकदमा करे और कारोबार और अगले बंदे का सौदा ख़राब करके, कॉन्ट्रैक्ट ख़राब करके बाद में मुकर जाए, तो इसलिए ज़र सोम वो जमा करेगा सेक्शन 24 के तहत। जो ज़मीन का तीसरा हिस्सा अगर मुकदमा जीतेगा और बाद में नहीं ख़रीदेगा तो उस बंदे पर वो पैसा चला जाएगा। 25 बताता है कि अगर उसने कम रकम जमा करवाई थी तो मुकदमा जीतने के बाद 30 दिन में बकाया जमा करवाएगा। अगर बाज़ औक़ात ज़्यादा भी लोग जमा करवा देते हैं तो वो रकम उसको बकाया वापस मिल जाएगी। और उसके बाद ये जो आपने पैसे जमा करवाए अटैचेबल नहीं है सेक्शन 26 के तहत, किसी और सिविल क्रिमिनल में इसको अटैच नहीं किया जा सकता। 27 और 28 ने बताया कि अगर कोई शख्स जानबूझकर प्रीएम्प्शन से बचने के लिए ज़मीन की वैल्यू ज़्यादा लगा देता है तो उसकी वैल्यू को डिटरमिन किया जाएगा, गुड फेथ वाली वैल्यू देखी जाएगी, मेलाफाइड इंटेंशन वाली वैल्यू नहीं देखी जाएगी, और मार्केट वैल्यू के मुताबिक ये क्या किया जाएगा, इसका फैसला किया जाएगा। 30-31 के मैं आपको बता चुका हूँ लिमिटेशन और नोटिस का। और 32 कहता है मैटर अकीन, अगर ऐसे ही कोई मामलात होंगे प्रीएम्प्शन के अंदर तो वो शरीयत के मुताबिक होंगे। और 33 बताता है एप्लीकेशन ऑफ CPC एंड QSO म्यूटेटस म्यूटेंडिस। तो प्रीएम्प्शन क्या है, आखिर पे जाके फिर वही दोबारा कि राइट ऑफ प्रीएम्प्शन ये है किसी भी एक ज़मीन को ख़रीदने का तरजीही हक है कि जब एक ज़मीन किसी दूसरे शख्स को बेचती जाती है तो शाफ़ शरीक, शाफ़ जार और शाफ़ खलीत अगर इनमें से कोई ज़मीन ख़रीदना चाहे प्रायोरिटी की बुनियाद पर तो वो पहले ख़रीद जा सकता है, लेकिन ज़र सोम जमा करवाएगा और ज़र सोम की बात बाद में आएगी। अगर कोई शख्स ज़मीन ख़रीदना चाहता है कोई शुफ़ा के ज़रिए से तो पहले फ़ौरन जैसे ही उसको पता चले उसी मजलिस में फ़र्स्ट डिमांड करेगा, फिर सेकंड डिमांड करेगा। अगर दोनों डिमांड्स में वो बंदा ज़मीन नहीं देता तो फिर थर्ड डिमांड थ्रू कोर्ट करेगा, जिसमें वो अदालत में ज़र सोम जमा करवाएगा तो प्रीएम्प्शन की ज़मीन वो ले सकता है। और कुछ ज़मीनें एग्जेम्प्टेड है, वक्फ वाली, हिब्बा वाली, एक्सचेंज वाली, जो ज़मीन सरकार ने ली हो या सरकार अगर किसी ज़मीन को एग्जेम्प्ट कर दे तो वो क्या हो जाएगा, वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ये था हमारा प्रीएम्प्शन एक्ट 1991 जो पंजाब में एक्ट की सूरत में और बाकी सूबों में ये किस सूरत में चलता है, बाकी सूबों में ये कस्टमरी लॉ की सूरत में चलता है। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना बहुत है।